हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा समिति मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगी, जिसमें से आपको केवल 50 क्वेश्चनों का जवाब देना है और 50 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। तो क्या आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं? क्या ऐसा लगता है आपको कि इन 100 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चनों का जवाब सही दे पाएंगे? अगर देने की क्षमता है तो एक बार तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में मिलने वाला है आपको पूरे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसमें से कितने लोग 50 क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं। आइए ये एक प्रैक्टिकल तरीके से जांच करते हैं। तो चलिए आज का ये क्रम, आज का ये युद्ध शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज इस 100 क्वेश्चन में पहला जो मेरा प्रश्न है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो नहीं का मतलब जिसका रूट में पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वो परिमेय अपरिमेय कहलाता है। तो देख लीजिए ऐसी संख्या कौन सी है। पहला देखते हैं, आप जांच करते हैं। पहला जांच करें, रूट 64 बटा में रूट 81। 64 का वर्गमूल हो जाता है आपका 8 और 81 का वर्गमूल हो जाता है 9। मतलब यहां मिल गया 8 बटा 9। यह मतलब परिमेय हो गया। हमसे पूछा गया था अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है, तो मेरा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे जांचने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या ये प्रश्न आपका सही हुआ था? सही हुआ था। काउंट करते जाइए और दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं सामने। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात। चलिए 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक पहले निकालिए। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है आपका 60 और महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को कॉमन करते हैं और वो कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 5। घटाइए तो ये कटा 12 25 60, मतलब बटा में 1 अर्थात 12 अनुपात आ गया 1। और 12 अनुपात 1 कहां है? डी ऑप्शन में। देखिए ना, डी ऑप्शन में है। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ये सही कर पाए थे? अगर सही कर पाए थे तो इसकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। आप 50 काउंट कीजिए कहां तक आप क्वेश्चन में पूरा कर पाते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? पहला क्वेश्चन जैसा अपरिमेय नहीं है, फटाफट चुनेंगे। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है वो परिमेय होगा, मतलब अपरिमेय नहीं होगा। रूट 10 अपरिमेय है, रूट 24 ये भी अपरिमेय है, रूट 35 ये भी अपरिमेय है क्योंकि रूट 35 का वर्गमूल नहीं होता है, जबकि रूट 121 इसका वर्गमूल 11 होता है और यही हो जाएगा परिमेय, अर्थात अपरिमेय नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। चौथा आ गया है स्क्रीन पर। देखिए इसका जवाब देंगे। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक बताने हैं। शून्यक वैसे संख्या को बोलते हैं जिसको रखने पर वो शून्य हो जाए। तो पहले जांच कर लीजिए कि इसका शून्यक कौन सा होगा। चलिए पहला आपको जांच करके बताते हैं। अगर 4 रखते हैं इसमें x के जगह पर, तो x के जगह पर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कीजिए, आपका 16 दूनी हो गया, यहां पर 32। उसके बाद प्लस यहां पर x का मान 4 रखते हैं तो 4 5 20, मतलब ये आपका हो गया 20। और उसके बाद -12। अब कहीं से इसको घटाने जोड़ने पर 0 आएगा? नहीं आएगा। मतलब पहला ऑप्शन जो है मेरा ये बेकार है। सेकेंड ऑप्शन जांचते, तो सेकेंड ऑप्शन जांचते हैं। -4 अगर रखते हैं तो क्या मिलता है पता लगाते हैं। -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 दूनी होगा 32। फिर उसके बाद प्लस यहां पर आप x के जगह पर -4 रखिए। -4 मतलब ये आपका हो गया -20, क्योंकि अगर आप यहां पे मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा -20 और आगे है -12। अब ये देखिए 32 में ये दोनों माइनस वाले जोड़े तो -32 हो गया, टोटल आ गया 0, मतलब ये सही होगा। बी ऑप्शन सही हुआ। जल्दी जल्दी लगाइए, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का। इतना जल्दी जल्दी आपको करना है आपके एग्जामिनेशन में। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो अब अभी आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और पूरे वीडियो को तब देखिए, तब मजा आएगा कितने जल्दी आप 50 क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब इस बार देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। यदि x² प्लस 5x प्लस 8
कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा ये तो सब लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का चुनाव कर लीजिए, माइनस के जगह पर माइनस बी ए माइनस हो गया -5, ए हमारा 1 हो गया, टोटल हो गया -5। अब देख लीजिए -5 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन में है बच्चा लोग बी में, मतलब बी इज राइट आंसर। क्या ये सही कर पाए थे? काउंट करते जाएंगे, कलम कॉपी लेके बैठिए ताकि आप मजबूती से और पूरे परफेक्ट तरीके से इन सवालों का जवाब दे सकें। चलिए छठे नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 और महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ये बनेगा दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ के नियमानुसार। दो संख्या मतलब एक संख्या आपका a है, दूसरा संख्या आपका 18 है, तो इनका गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा उनके एलसीएम गुने एचसीएफ के। एलसीएम है 36 और एचसीएफ आपके पास है 2। अब देखिए 18 दूनी कटा दिए 36, तो a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 2 दूनी 4, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मिलाते रहेंगे, आपको कितने जवाब पता हैं आज के इस सेशन में। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर, p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो याद रखें कि किसी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए 3 एक अभाज्य है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका महत्तम निकालिएगा तो 1 आएगा क्योंकि इसका कोई गुणज नहीं होता है। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 8वां, जैसे जैसे आसान क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है और वो होता है आपका 4। इनका गुणनफल क्या है? गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 8 मिलेगा, जो मिला है ऑप्शन सी में, मतलब 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए हमारे एग्जामिनेशन में, उम्मीद तो है कि ऐसा ही आएगा इस बार कोरोना काल की वजह से, तो गर्दा मचा के आ जाएंगे और पूरे 50 के 50 टन्ना लगाएंगे, पक्का उम्मीद है हमें आज ये आप लोगों से। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या चुनने के लिए दे दिया, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं केवल वही संख्या होता है। तो ऐसा देखिए 29, अरे वाह, पहला ही ऑप्शन मिल गया क्योंकि इसमें केवल 1 से और 29 से ही भाग लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगा सकते। आगे जांचने की आवश्यकता आपको नहीं है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 10 देखते हैं। 10 आ गया है कि 3.27 का रैकरिंग 3 है और उसके आगे दिया है 2.7 पर रैकरिंग। ये क्या है? तो रैकरिंग अगर दिख गया परिमेय संख्या है, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। ये कौन सी संख्या है? ये आपके सामने है परिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन नहीं है कि तो क्या हुआ? देखिए ऑप्शन ला देते हैं, ऑप्शन लाते हैं तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जो है एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे हैं 11 नंबर की ओर। 11 जोड़े जोड़े में क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, सारे लोग को देख लेंगे और आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बिहार बोर्ड को चैलेंज हम भी कर चुके हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसको पहले आप गुना कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल फिर मिल जाएगा। देखिए पहले हमारे पास गुना करेंगे तो 2 माइनस x से x में गुना करेंगे तो -x² होगा, और उसके बाद -x से -1 में गुना करेंगे तो +x होगा। अब क्या कर दिए, इसको क्रम में द्विघात जैसे बहुपद होता है वैसे बहुपद जैसा लिख लीजिए। तो -x² पहले हो गया, फिर उसके बाद x हो गया, और उसके बाद हम लिख लेंगे इस तरीके से 2। अब शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब कि आपको बताना है c/a। अब c/a पूछा तो c आपके पास 2 है और a का मान है -1, -2 आंसर हुआ आपका। चूंकि आप माइनस रखेंगे तो -2 बटा में ये आपके पास 2 है c के मान और -1 है आपके पास a का मान, यहां देखिए माइनस है, इसका मतलब a इज राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ 11 में बढ़ेंगे आगे। 12 देख लेते हैं। अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा बेवकूफ बनाया हम लोग को, लेकिन अगर क्लास अच्छे से किए होंगे मेरा तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन कीजिए। पहले 3 कॉमन करते हैं तो मिलता है अल्फा + बीटा,
ये आपको मिल चुका है। अब अल्फा प्लस बीटा तो जानते हैं ना, मूलों का योगफल हो गया। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, पहले 3 लिख दिए। मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी देखिए -4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ए कितना है, ए कुछ नहीं तो 1, तो 4 3 कितना हो गया, आपका हो गया 12। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 आ चुका है क्वेश्चन। 13 का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, फिर से वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में 100% होंगे। ये ठान लीजिए कि दम आसानी से आपको क्वेश्चन का जवाब दे के आना है। पहले क्रॉस कीजिए, पहले इसे बहुपद बनाइए। पहले क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है 2x², उसके बाद आगे क्रॉस करते हैं तो आपको हो जाता है -5x और उसके बाद आपको मिलता है -3। अब शून्यकों का योग पूछा तो शून्यकों का योग मतलब -b/a करेंगे तो -5 है, माइनस करते हैं तो 5 होता है और बटा में 2, चूंकि a का मान 2 है और ये मिल गया आपको ऑप्शन नंबर डी में। डी इज राइट आंसर। 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद बताना है बच्चा लोग। तो बहुपद कैसे चुनेंगे, तो बहुपद में आपको बता दें कि कभी भी रूट में चर नहीं होगा। आप इतना बात याद रखें, चर किसको बोलते हैं, एबीसीडी की संख्या को। तो चर नहीं होगा रूट में, वो बहुपद है। देखिए पहले वाले में रूट दे दिया, नहीं है। दूसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में रूट है, नहीं है। तीसरे वाले में, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रूट में चर नहीं है, अचर है। यही हो गया, चूंकि इसके पावर जो है आपके 3/2 है, बटा में पावर भी बहुपद के नहीं होते हैं। मतलब यहां पर मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चर नहीं होने चाहिए रूट में, बिना चर अर्थात अचर हो सकते हैं गिनती की संख्या। 15 का जवाब देखेंगे। यदि 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5, तब x और y का मान। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, यहां जो x और y का मान है ना, उसको जल्दी से आप समीकरण में रख दीजिए और समीकरण में रखने के बाद वो समीकरण को संतुष्ट कर लेता है, तो इसका मतलब वो सवाल का जवाब आपको मिल गया। चलिए दिखाते हैं हम आपको। x का मान 2 और y का मान 3 रखते हैं, तो यहां जब 2x में रखिएगा तो 2 दूनी 4 हुआ और उसके बाद यहां 3 रखिएगा तो 3 तिहाई 9 हुआ, 9 और 4 कितना हुआ, तो 9 और 4 हो जाता है बच्चा लोग 13। ये तो मेरा नहीं हुआ, मतलब 2 और 3 नहीं होगा, 2 और -3 होगा, ये भी नहीं होगा, 3 और 2 हो सकता है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर 2x में x के जगह पर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हुआ और 2 रखते हैं तो 2 तिहाई 6 हुआ, मतलब यहां से 12 मिले आपको। अब देख लीजिए कि ये C जो है ये क्या दूसरे वाले को भी संतुष्ट करता है। अगर संतुष्ट करता है वही मेरा इस सवाल का जवाब होगा और बिल्कुल आप सही पहचाने, अगर पहचान पा रहे हैं, इसका जवाब आपका C ही हो जाएगा। 16 देख लेते हैं। समीकरण युग में x + 2y + 5 = 0 और एक समीकरण और है, इसके हल बताना है कैसे होगा। तो हल के लिए क्या करेंगे, आप पता लगा लेंगे a1/a2 b1/b2 बराबर है कि नहीं। चलिए पता लगाते हैं। a1/a2 का मान कितना है, तो a1/a2, a1 है 1 और a2 है -3। फिर इसके बाद b1/b2 पता लगाइए, b1/b2, तो b1/b2 पता लगाते हैं तो b1 का वैल्यू आपके पास 2 है और b2 का वैल्यू है -6 और इसको भी जब घटाते हैं तो आ जाता है 1/3। मतलब इसमें c1 और c2 भी आपको निकालने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या गए, बराबर आ गए। तो c1 c2 निकालते हैं तो 5/1 हो जाता है, मतलब 5। मतलब ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है। इसका मतलब कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल में हो गया c1/c2। तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17 देखते हैं। 17 आपके सामने क्वेश्चन है। यदि समीकरण दिया गया है उसके बाद एक और समीकरण है, कोई हल ना हो तो क्या होगा। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, उसमें a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो होते हैं। ऐसे तीसरा भी कंडीशन होता है नॉट इक्वल c1/c2, तो नॉट इक्वल का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। a1/a2 देखिए, a1 का वैल्यू k और a2 का वैल्यू 6 है, बराबर b1 का वैल्यू -5 और उसके बाद b2 का वैल्यू आपके पास 2 है। अगर आप 2 से इसको कटा देते, 3 बार में कटता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -15 और -15 मिला आपको d में, k = -15 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ यहां पर चलेंगे आगे। 18 देखते हैं।
दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा, अगर मान लीजिए कि ऐसे लाइन कट गया ग्राफ बनाते समय तो एक हल होगा ना, केवल एक हल। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ एक, ऑप्शन ए के साथ 18 में बढ़ेंगे आगे। दम आराम से कॉपी किताब लेके बैठे रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को जांचते रहिए कितना सही कर पाते हैं आप। अभी तक कितना कर पाए हैं यह भी काउंट आप करते रहेंगे। 19 रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपको इसको बताना कैसा हल होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये a1 a2 मतलब ये जो होगा ये अद्वितीय हल का कंडीशन ला देगा, और जब अद्वितीय हल होता है तो उस समय अविरोधी कहते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 20 देखते हैं, यदि दो चर दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए अनंत हल हैं मतलब बहुत सारे हल हैं, इसका मतलब दोनों का लाइन एक ही पर क्रॉस होगा, ये कटेगा भी नहीं और न समांतर गुजरेगा, मतलब दोनों समपाती रेखाएं होंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चले आगे हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको बताने का प्रयास करेंगे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 3 और 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल का मतलब a1 a2 बाई b1 b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर होते हैं। अब निकालिए a1 बाई a2 निकालते हैं तो a1 का वैल्यू 1 अर्थात 1 बाई 5 हो गया, इक्वल टू 1 बाई 5 के बराबर में आपका आ चुका है 5, सॉरी 2 और के, 2 आया और यहां से आपके पास आ गया के, मतलब यहां से अगर पहले देखें तो 1/5 आया है और 2 में आपके सामने आ गया कितना के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के का बाद 10 आया, बी ऑप्शन सही, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22 देख लेते हैं इसी के साथ। 22 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं बताना है। तो देखिए इसमें तो 3 पावर दिख गया, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 2 पावर और यहां पर यही हो गया, क्योंकि 2 पावर यहां से कटेंगे नहीं। यहां देखिए 2 पावर यहां भी है और यहां देखिए ये 2 और 2 4 हो जाते हैं, मतलब यहां से अगर हम मिलाएं तो समीकरण नहीं है पूछा है, माफ कीजिएगा समीकरण नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समीकरण ये नहीं है। क्योंकि 2 दिख रहा है लेकिन जब आप इसे जोड़ बनाएंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 23 देख लेते हैं, आपको इसमें बताना है के किस मान के लिए समीकरण जो आपके सामने है उसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। वास्तविक और असमान कब होता है? वास्तविक और समान जब होता है जब d जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 के। अब d यहां से निकालिए, d का वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो d का वैल्यू आपके सामने क्या आता है, तो आता है बी स्क्वायर, बी के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 माइनस 4ac, 4ac कीजिएगा तो 4k और ग्रेटर देन आएगा 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 16 को आप भेजते हैं तो 4k ग्रेटर देन आपका आ गया माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल होता है तो ये k का वैल्यू आ जाता है लेस देन, क्योंकि यहां ग्रेटर देन था माइनस वाली पोजीशन है तो लेस देन का कंडीशन आएगा और ये आ जाएगा आपका 4, मतलब आपको यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, k लेस देन 1। क्योंकि दोनों तरफ जब माइनस आ जाता है तो असमीका में चिन्ह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट 24 देखते हैं, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल समान मतलब d बराबर 0, d 0 होगा तो मूल समान हो गया। अब d निकालिए, d का वैल्यूएशन होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप वैल्यू देखते हैं तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ac और 4ac ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ये मिला है हमें ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 24 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 आ गया है क्वेश्चन आपके सामने, यदि द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण है के मूल समान हो तो a प्लस सी क्या होगा। अब देखिए इसका पूछ दिया आपसे a प्लस सी क्या होगा, तो ये बात याद रखिए कि a प्लस सी इसमें कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप a प्लस सी निकालना चाहते हैं तो आप a प्लस सी के लिए मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो a प्लस सी का जब मान निकालेंगे तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन 2b, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 36 देख लीजिए, 36 में पूछा है कि 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के विवेचक है। विवेचक, तो विवेचक को d से दर्शाते हैं और d का सूत्र हम लोग सब लोग जानते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -4 ए सी का वैल्यू लगते हैं तो 3 और 1 टोटल वैल्यू लिखते हैं तो 4 4 3 12। अब 4 में से 12 घटेगा तो सिंपल सी बात है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपके पास -1 है तो -1 यहां पर रख देंगे और ये आपका प्लस हो जाएगा, 12 और 4 हो जाएगा 16, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट 27 देखते हैं। 27 स्क्रीन पर आ चुका है। के किस मानों के लिए 4x² माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर, तो मूल बराबर का मतलब कि d बराबर 0। अब d जब 0 करते हैं तो आपको आंसर मिलता है। अब d का मान 0 के बराबर कीजिए, एकदम आपको आंसर मिलेगा। और d का मान जब 0 के बराबर करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 और -16। चलिए 28 देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो कौन सा सही होगा। अब देखिए मूल समान है लेकिन यहां पर द्विघात समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, एक जगह पर बी दे दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम अगर मूल बराबर है तो इसका मतलब कि b² माइनस 4ac, -4ac जो होगा ये 0 के बराबर होगा। अब b के जगह पर हमारे पास कितना है, a दे दिया है तो a² यहां लिख लेंगे, -4 a और c के जगह पर हमारे पास है b और c, इसका मतलब इतना 0। तो आपको दिख जाएगा a² का वैल्यू हो जाएगा 4bc और ये मिला है हमें किस ऑप्शन में, चलिए यहीं पर आपको दे दिया है ऑप्शन नंबर a² - 4bc, तो ये मिला हमें ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा a² - 4bc, क्योंकि इसमें ac दे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। 29 देखते हैं। 29 है समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या है। 10वां पद के लिए स्पेशल ट्रिक बताए थे आपको। इसके लिए क्या करेंगे, a + 9d निकाल लेंगे आप लोग। a का मान देख लीजिए, a का मान कितना है मेरे पास, a का मान है मेरे पास 54 + 9 और d का मान यहां से देख लीजिए तो 51 में से 54 घटाएंगे -3 आएगा, तो आपका ये हो गया -3। अब 54 में से आपको 9 × 27 घटा देना है, तो 9 × 27 अगर घटाते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है 27, ऑप्शन ए जो होगा 29 का करेक्ट आंसर होगा। 30 देख लेते हैं। यदि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान कितना होगा। अब देखिए ये AP में है तो आपको करना यहां है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय ये जो a b c के मान है टप से रख दीजिए और देख लीजिए कौन AP में आ जाता है। चलिए हम आपको करके बताते हैं। जैसे 1 रखते हैं तो 1 p के जगह पर रखते थे 1 और 1 2, यहां पर 1 रखते हैं तो 2 और 1 3, यहां पर जब 1 रखते हैं तो 4 में से 1 गया तो आपको मिल गया 4 में से 1 3, तो 2 3 3, ये तो AP में नहीं है, मतलब 1 सही नहीं है। इसी तरीके से 2 रखते हैं तो 2 और 1 3 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटेगा तो आपका 7 बचेगा, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इतने आसानी से क्वेश्चन आप बना पाएंगे अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो। 31 हमारे पास है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद कितना होगा। पहला पद आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर छठा पद है इसका मतलब a + 5d है, तो a + 5d आपके पास हो गया 13 और 25 है, जबकि उसका 12वां पद है तो 12वें में से छठे को घटा दीजिए आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा घटाते हैं तो 31 का आपको जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3। 32 देख लीजिए। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए आपको सूत्र बताया जा चुका है, वो होता है n × n + 1/2। अब n के जगह पर 100 रख लेंगे तो 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 और बटा में आप 2 कर लेंगे। 2 से कटाइए 100 को 50 बार में कटा और 50 से आपको गुना कर देना है 101 में। जैसे ही गुना करेंगे तो आपके पास जो 32 का राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 50, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी तक कितने प्रश्नों का आप सही कर पाए हैं ये भी आप काउंट करते रहेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं 33, और 33 क्वेश्चन आपके सामने है समांतर श्रेणी से। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। 88 कौन सा पद है आपको यह बताना है। तो 88 जो आपके सामने है इसे आप मान लेंगे आप nवां पद।
तो nवां पद अगर मान लेते हैं 88 को, तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप बेसिक सूत्र जानते होंगे समांतर श्रेणी का। अब ये अगर आपके सामने हो जाता है 88, a का मान देखिए यहां से रख लीजिए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d का मान यहां से निकाल लीजिए, तो 4 में से 1 घटा तो आपको मिला कितना, 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, इस 1 को LHS मिलाते हैं तो 88 में से 1 घटता है, ये हो जाता है आपका 87, और इस 3 को हम यहां देते हैं LHS में, तो ये इधर आके बटा में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n माइनस 1। अब 3 से इसे कटाने का प्रयास करेंगे, 3 से 87 को कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और उसके बाद 9 तिया 27, 29 आता है, और इस 1 को अगर RHS में भेज देते हैं तो n का मान आपको मिल जाता है कितना, वो मिल जाता है 30। अब देख लीजिए कि 30 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब 33 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर 34 में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n बराबर है। तो ये देखिए प्राकृत संख्याओं का योग दर्शाया गया है, तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप याद रख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के जो योग होता है वो सी में ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ये विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा होता, ये भी याद रखेंगे, विषम प्राकृत संख्याओं का, तो उसका योग का सूत्र होता है n², केवल n², विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो इस तरीके से मेरे इस 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। काउंट करते रहेंगे आप कितने प्रश्नों का जवाब अभी तक दे पाए हैं। आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है इस पूरे सेशन में। 35, यदि संख्या 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही कंडीशन जो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको p के रूप में बताए थे, यहां x में आप बैठा के देख लेंगे। चलिए 3 बैठाते हैं, 3 यहां बैठाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा 5 आएगा। चलिए इसी तरीके से 3 बैठाइए इस वाले x में, सेकेंड वाले पद में, तो 3 में गुना करते 9, 9 और 2 हो जाता है 11। इसी तरीके से सेम आप 3 बैठाइए इससे 6x माइनस 1 में, तो 36 18, 18 में से 1 घटता है तो बचता है आपके पास 17। क्या देख लीजिए कि 5 11 17 एपी में है, तो 5 और 11 के बीच का अंतर 6 है और 11 17 के बीच का अंतर भी 6 है। इसका मतलब यहां पर मेरे पास 3 जो होगा 35 का राइट आंसर होगा। जब भी कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे, आप ऑप्शन के द्वारा बनाइए, जल्दी और आसानी से बना पाएंगे आप। 36 देखते हैं, 36 का जवाब जानेंगे। समांतर श्रेणी जो दिया गया है उसका 10वां पद बताना है। 10वां पद कैसे निकालते हैं? 10वां पद निकालते हैं a प्लस 9d के द्वारा, ये आपको बताया जा चुका है। a का मान देख लीजिए 5 है, उसके बाद आप 9 रखिए और d का मान यहां से ले लीजिए, तो d का मान मिला 8 में से 5 घटा 3, अर्थात 9 3 27, 27 और 5 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 32। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आ गया है अब आपके पास 37 नंबर में। 37 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज आपके सामने सभी लोग जानते हैं ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये इसका जो है आपके सामने ये हो जाता है लंब। तो अगर आप लंब का सूत्र जानते हैं, लंब का चलिए हम आपको सूत्र बता देते हैं। शीर्षलंब का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √2/a। अब a की जगह पर आपके पास क्या है, ये सूत्र है, आप यूज कर सकते हैं। तो √3/2 a के जगह पर, मतलब भुजा के जगह पर हमारे पास 2a है तो ये रख लेंगे 2a। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा और जो गुना करेंगे तो आ जाएगा √3a, और ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूत्र का प्रयोग करके बनाइएगा, जल्दी बनेगा आपसे। 38 देख लेते हैं। दो त्रिभुज ABC और PQR, ये दोनों जो हैं ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का कंडीशन दिखाना है कब, जब a बराबर है p, a जो है p के बराबर है। चलिए मान लीजिए b बराबर q, b जो बीच वाला है बीच वाले के बराबर, तो c बराबर r, मतलब c जो है r के बराबर है। तो यही त्रिभुज समरूप होंगे जो यहां पर दिखे हैं। ABC और PQR ढूंढ लीजिए, ABC PQR मिला आपको d में। याद रहे अगर सेम एंगल बराबर होते हैं तो उसी तरीके का राइट आंसर हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सारे गलत हैं। त्रिभुज का नाम उलट पलट के दे देता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए।
39 देखते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समानांतर चतुर्भुज होगा। जैसे मान लीजिए समानांतर ऐसा कोई वृत्त है, इसके अंदर ये समानांतर चतुर्भुज हो गया या समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अगर सभी तरीके से वो स्पर्श करे वृत्त के अंदर तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोला जाएगा, ये जानिए, उसे बोला जाएगा एक समचतुर्भुज। वो समचतुर्भुज का निर्माण करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 40 देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आपको इसका एक वर्ग करना है क्षेत्रफल के लिए। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। 9:25 ढूंढ लीजिए, टिक लगाइए। ऑप्शन ए मिला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आते हैं 41 के पास। 41 आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी एवं एडी बटा बीडी बराबर 3/5। एसी है आपके सामने 5.6, तो एई का मान कितना होगा? अब देखिए एसी यहां पर एक भुजा का अनुपात दिया हुआ है और भुजा दिया है समांतर। इसका मतलब यहां थेल्स प्रमेय लागू हो रहा है मेरा। तो इन दोनों भुजाओं में भी सेम यही अनुपात होगा 3:5 का। तो जब 5.6 है तो 5.6 है, ए निकालेंगे। जब 3:5 करेंगे तो 41 का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.1। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार इसे सॉल्व किया जा सकता है। 42 देख लेते हैं। 42 को थोड़ा रिवीजन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करेंगे प्रश्नों को। किसी त्रिभुज की दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दोनों कोणों का अंतर 30 है तो त्रिभुज का कोण क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं जल्दी मिलेगा आपको आंसर और आराम से मिल जाएगा। देखिए दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। जैसे देखिए 45 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर है, हो सकता है। लेकिन उन कोणों का अंतर जो है 30 है। तो देखिए 45 और 45 घटाएंगे तो 0 हो गया। इसका मतलब ये बी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। आगे मिलाइए। अगर आप 30 और 60 को देखते हैं तो इन दोनों का योग इस 90 के बराबर है, ये सटीक बैठा। और 60 में से 30 घटाते हैं तो 30 अंतर आ जाता है। मतलब यहां मिल गया आपको ऑप्शन ए ही इस 42 का राइट आंसर। और किसी में इनके कंडीशन को लागू कीजिएगा, जो कंडीशन दिया है वो लागू आपसे नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 43 नंबर में। इसका जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर एक दूसरे के समरूप हैं, तो समरूप है तो क्या क्या हुआ? देखिए ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा क्यू के और सी बराबर होगा आर के। ये कंफर्म है अगर ये दोनों समरूप हैं तो ए का मान 47, क्यू का मान 73, सी का मान निकालना है तो इनको दोनों का योग क्या हुआ? 180। तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में इन दोनों को जोड़ के आपको घटा देना है, आराम से आपके निकल जाएंगे। अब 180 में से घटा देते हैं। 180 इनको जोड़िए, 7 3 10 हुए, 7 4 11 और 1 12, मतलब बचे आपके कितने? 60। अर्थात मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43 का 60 डिग्री इज राइट आंसर। 44 आ गए हैं 44 के पास। यदि P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है XY की मूल बिंदु से दूरी है, तो अगर XY निर्देशांक है और मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो बी ऑप्शन सही, √x² + y²। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट 45 आ गए हैं सामने। 45 का जवाब एक बार ढूंढने का प्रयास करेंगे। बिंदु 5 - 12 और 9 - 9 के बीच की दूरी निकालना है। दम आराम से निकालिए। इसके लिए क्या करेंगे? 5 में से 9 घटाएंगे। 5 में से 9 घटा -4 स्क्वायर कीजिए 16 प्लस इसी तरीके से -12 में -9 घटाइए। याद रहे -12 में आपको घटाना है कितना? -9। अच्छे से ध्यान दे। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब -12 में प्लस कर देना है 9। तो यहां से आपके पास बचेंगे 3 -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और दोनों को जोड़ दीजिए √25 हो गया और √25 का वर्गमूल 5 हुआ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 5। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसी से बना लेंगे आप इसको। 46 देखिए, P के दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का अभी सूत्र जाने थे हम लोग।
इसके लिए होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x आपके पास है -6, स्क्वायर कीजिए तो 36 हो गया। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। दोनों जोड़िए आपके पास 100 मिला, और 100 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं 10 होता है। मिला ऑप्शन कौन सा? डी। मतलब दम आराम से, दम गर्दे तरीके से मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 आ गया है बच्चों, सारे लोग दिमाग लगाओ और 50 का काउंटिंग तो करते जाना है, घबराना नहीं है, एकदम आपके साथ लगा हुआ है गुरु आर्यभट्ट। डगमगाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु नियामक, मध्य बिंदु नियामक क्या है? x1 x2 जोड़ दीजिए, आधा कीजिए, -4 और 8 जोड़िए, 4 हुआ, आधा कीजिए, 2 मिला। चलिए y1 y2 जोड़िए, आधा कीजिए, तो 2 और 6 आपके पास हो गए 8, आधा करेंगे होगा 4, 2 4 देख लीजिए, सी ऑप्शन में मिला, मतलब यहां बढ़ेंगे 47 में ऑप्शन नंबर सी के साथ। 48 आ गया है बच्चों, 48। सारे प्यारों लोग जवाब देने का प्रयास करें। त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष एबीसी है, तो केंद्रक का निर्देशांक। अब केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यह आपका हो जाता है x निर्देशांक। सेम यही होता है y निर्देशांक, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब तीनों को जोड़िए, -1, 5 और 8 जोड़ना है, तो 8 5 13, 13 में से 1 घट गया तो 12 हुआ। 12 को 3 से भाग लगाइए, तो 12 को जब 3 से भाग लगाएंगे, 8 5 13, 13 में से 1 घटा तो 12, 12 को अगर 3 से भाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर 4। और इसी तरीके से y1 y2 जोड़िए, 0 -2 जो, तो 2 और -2 जोड़ते हैं, 0 और 0, ये टोटल हो गया 0, 4 0 आंसर होगा। जबकि मेरे इस ऑप्शन में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये 48 का चारों ऑप्शन गलत प्रिंटेड हो चुका है, गलत जवाब हो चुका है। इसका जवाब होगा 4 0। याद रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर होगा 4 0। चलिए बढ़ेंगे 49 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है? देखिए, जो बिंदु इस पर होगा इस रेखा को संतुष्ट करेगा, मतलब x y का जब उसका मान रखेंगे तो RHS आ जाएगा, और नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार जांच करते हैं, पहला ऑप्शन जांच करके देखते हैं। तो 2 रखते हैं x के जगह पर, तो 3 दूनी 6 मिला, -2y, इस y के जगह पर आप 1/2 रखिए तो आपको वहां से मिल गया 1, अर्थात ये आ गया आपके पास 5, 6 में से 1 घटा, ये 5 आ गया, मतलब पहला संतुष्ट करता है। दूसरे के लिए जांच लीजिए, ऐसे जांच करके तुरंत बता सकते हैं आपको आंसर क्या मिलेगा। तो 3x के जगह पर रखेंगे तो 9 मिला, 3 तरीके 9, और 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटा, यहां भी 5 मिला, 5 5 जांच लीजिए, 5 3 15 हुआ, उसके बाद 5 दूनी 10 हुआ, इसमें घटाएंगे तो ये भी आपको 5 आएगा, 4 0 लेकिन नहीं आएगा। आप पता लगा के देख लीजिए, 3 चौके 12 और 0 जब रखेंगे y के जगह पर तो ये आपको 0 मिला, मतलब 12 में से 0 घटेगा तो 12 आएगा, 5 थोड़े ना आएगा। मतलब यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मतलब 49 में बढ़ेंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 50वां क्वेश्चन। क्या यहां तक आते आते आपका आंसर पूरा हो गया था? जरूर कमेंट में करेंगे 50 तक आप पूरा कर पाए थे या नहीं। चलिए 50 देखिए, बिंदु -5 4 किस पाद में स्थित है? और हम सभी से एक विशेष आग्रह करेंगे कि आप 100 क्वेश्चन को जरूर देखें अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि होता है कभी कभी कि लास्ट वाले क्वेश्चन काफी आसान होते हैं और मध्य के सेक्शन में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन एग्जामिनर भर देता है। घबराएंगे नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता बिहार बोर्ड का। -5 4 किस पाद में आएगा? देखिए चतुर्थांश बनाइए और देखिए कि उससे पाद में आएगा। तो -5 4, तो -5 4 की अगर बात करेंगे यहां पर तो ये द्वितीय पाद में हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता है। और इनटू में आपके पास है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ये cosec स्क्वायर थीटा हुआ। और sin स्क्वायर और cosec स्क्वायर, sin cosec का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो दोनों में गुणनफल 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही हो जाएगा। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 52 आ जाते हैं बच्चों लोग।
52 का। यदि कौशिक थीटा √10 है, तो जब भी आपके सामने एक निष्पत्ति का वैल्यू दे, आप बगल में समकोण बनाइए दम आराम से। अब कौशिक के सामने जो होगा वो कौन सा होगा, लाल बटा कक्का याद कीजिए। तो कौशिक के सामने होगा कर्ण बटा में लंब, अर्थात कर्ण आपके सामने हो गया 10, बेसिक बनाने के रूप में √10 ऐसे, और लंब आपके सामने इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, लंब हमारा हो गया 1। आप यहां से आधार निकाल लीजिए, तो √10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 होगा, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा आपका 3 आ जाएगा। अब 3 आ जाएगा तो आपसे सेक पूछा है ना, सेक होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण आपके सामने √3 है और आधार 3 हो चुका है, √10 है बटा में 3 हो जाएगा, तो √10 बटा में 3 ऑप्शन नंबर बी में मिला, अर्थात 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 50 का आंसर मिलाते जाएंगे, कब तक आप 50 पूरा कर सके थे। 53, यदि साइन ए 8/17 तो कॉट ए का मान बताना है। अब इसके लिए भी आप समकोण बना लीजिए, समकोण बना के बनाएंगे सवाल इजी बनेगा आपसे। अब साइन के सामने जो निष्पत्ति होगा वो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, ये हमारे पास हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब हो गया 8, कर्ण हो गया 17। आप क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार निकाल लीजिए। तो आधार जैसे ही निकालेंगे आपको मिल जाएगा 15। आधार निकालने का तरीका भी आपको समझाया जा चुका है। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा है कॉट ए का मान क्या होगा। तो कॉट का फॉर्मूला लाल बटा कक्का से याद है आपको, कॉट बराबर होता है आपके सामने आधार बटा में लंब। आधार हमारे सामने 15 है और लंब हमारे पास 8 है, तो 15/8 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 54 आ गए हैं बच्चा लोग, 54 का जवाब देंगे सभी लोग, ये तो हम जानते हैं, सभी लोग बता देंगे। 1 - tan² 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, बटा में दुनिया का कोई अंक है, ऊपर आ गया 0, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा कितना 0, मतलब कहीं नहीं जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे आगे। 55 sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, ये तो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये तो धमाकेदार शुरुआत के साथ, जो भी थोड़ा सा अभ्यास किए होंगे इसका आंसर बता पाएंगे। इसमें आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 55 का राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। 56 देखिए, 56 बताना है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये तो प्यारो दम गर्दा उड़ा दोगे, 1 होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 57 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं मतलब दोनों को आपस में क्रॉस करते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का पालन करते हैं, तो 57 में आपके सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। 58 देखिए, आपको बताना इसमें है कि cot² थीटा बराबर है, तो cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा -1, मतलब इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 69 देख लीजिए, 59 साइंस 59 और बटा में cot 31। अब पूरक देख लीजिए, 59 और 31 दोनों मिलकर 90 हो गए, पूरक हो गए, इसका मान 1 होगा, कहीं दिमाग मत लगाइए, पूरक का मान 1 होता है, बटा में रहे तो, घटाव में रहे 0 होगा, बताया जा चुका है आपको सबसे पहले। 60 यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा, साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान ये होता है 1/2। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 61 साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है कॉसेक, 1/cosec देखिए, टिक लगाइए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, एकदम सही से ध्यानपूर्वक आप सटीक आंसर लगाएंगे एग्जामिनेशन में। और 17 फरवरी को दम गर्दा कबाड़ देना इस बार। 62 किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो मीनार की छाया की लंबाई, देखिए अगर एंगल 45 दे दिया तो आधार और उसका लंब ये दोनों बराबर होता है। कभी भी समकोण त्रिभुज में अगर एंगल दे दिया 45 तो दिमाग में बना लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, 1 के कारण ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब 10 मीटर है तो 10 मीटर ही आंसर होगा, कहीं दिमाग मत लगाइए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 63 देख लेते हैं।
यदि उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि की छाया की लंबाई की समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए दोनों को समान कह दिया। समान का मतलब उदग्र खंभा ये बराबर और उसकी छाया ये बराबर, तो 45, जैसे अभी बताए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 64 देखते हैं। 64 में क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। 64 है कि आपको बताना है इसमें कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अब देखिए 5 मीटर आपसे उदग्र का स्तंभ, अब 5 मीटर दूरी भी पूछा गया है। देखिए कितने आसान, कितने बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन है। लंब आधार यहां भी हो गए बराबर, मतलब 45। दिमाग मत लगाइए, आंसर दीजिए दम आराम से। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 65 देखिए, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि एकांतर अंतःकोण के नियमानुसार उन्नयन कोण जो होता है नीचे से ऊपर देखने वाला और ऊपर से नीचे देखने वाला, ये दोनों जो कोण होते हैं ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। चलिए 66 में आ गए हैं सभी लोग। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए अगर आपके सामने इस तरीके का वृत्त है, अब वृत्त के बाहर से, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है? एक P है। अब P से स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा कितना है? 12 है। तो आपको बता दी ये जो आपके सामने त्रिज्या होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा समकोण होता है। तो समकोण हो गया तो ये आपके सामने 13 कर्ण हो गया, कर्ण 13, ये आपके सामने लंब अगर इसका 12 हो गया तो आधार कितना होगा? 5। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 13, 12 और ये आपके सामने कितने हो गए? 5 हो गए। मतलब इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पाइथागोरस ट्रिक अगर आपको याद है तो दम आसानी से समझ में आ गया होगा। 67 देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई, PA बराबर 4 तो PB की लंबाई। अब देखिए अगर इस तरीके का वृत्त है, बाहर कोई बिंदु है, तो यहां से जो भी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाती है तो एक का नाम PA दे दिया है, एक का नाम PB दिया है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो एक का मान जितना होगा दूसरे का मान भी उतना ही होगा। इसका मतलब एक का मान 4 दिया है, दूसरे का मान भी 4 होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आंसर देख लेते हैं। एक रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। अब देखिए एक इस तरीके से वृत्त है, अब एक रेखा दो बिंदु पर काटी है, तो दो बिंदु पर काटने का मतलब एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, दो जगह काटी। तो दो जगह काटने वाली रेखा जो होती है वो छेदक रेखा होती है, स्पर्श रेखा नहीं होती है। ऐसे जीवा भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि वृत्त में अगर ऐसे मिला दे तो इसको जीवा कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ यहां 68 में पढ़ेंगे आगे। 69 सामने आ गया। 69 का जवाब देने का प्रयास। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है? दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक रेखा ऐसी है और एक दूसरे नीचे की है, मान लीजिए इसका नाम हम ए बी दे दिए, इसका नाम सी डी दे दिए। अब दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, ये वाला बीच का डिस्टेंस, ये सवाल के अनुसार दिया है 14। तो दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते तो त्रिज्या का मान कितना? तो अगर ये 14 हो गया तो ये तो व्यास हो गया ना, तो व्यास अगर 14 होगा तो त्रिज्या कितना होगा? सभी लोग एक लाइन में बोलेंगे 7 होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 69 का 7। 70 चलिए देखते हैं। काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात दिमाग में बना लीजिए। और अभी तक 50 पूरा हुआ नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और 50 पूरा हो गया वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर तैयारी में और अच्छे अंक लेना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। अब वृत्त है और वृत्त को एक बिंदु पर ऐसे स्पर्श किया तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और दे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी के साथ 70 में बढ़ेंगे आगे। 71 देखिए। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया गया,
तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात या क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने वृत्त है और 90 डिग्री पर एक त्रिज्यखंड, इस तरीके से ये वाला भाग जो है काट के निकाल लिया गया। तो ये जो आपके सामने काट के निकाला गया 90 डिग्री, ये तो चतुर्थांश हुआ ना। तो चतुर्थांश पूरे वृत्त का कितना होगा? चौथा भाग होगा। अब पूछा गया है कि वृत्त, तो वृत्त सबसे पहले बड़ा हुआ, वृत्त का अंश हो गया 4 भाग का और कटे हुए भाग का अंश हो गया 1, चूंकि 1/4 होता है, मतलब उसका अनुपात हो जाएगा 4:1। क्योंकि वृत्त में ये वाला भाग, पूरा वृत्त हो गया 4 भाग और ये जो कट के निकला ये हो गया 1 भाग। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 72 को देखते हैं। 72 कुछ आपके सामने लिए गए हैं क्षेत्रमिति से क्वेश्चन। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यूएशन दे दिया हमारे पास कितना? 38.5। अब इसको आप पाई के रूप में हल कीजिए। पाई का मान, चूंकि आर स्क्वायर का वैल्यूएशन निकालेंगे तो पाई का मान 22/7, यहां पर मेरे पास 38.5 हो गया, और ये आरएचएस में जब आएगा पाई तो 7/22 होगा। अब इसे आप कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। चलिए कटा लेते हैं। 11 दूनी कटा, और 11 से आप इसे कटाना अगर चाहते हैं तो 11 से जैसे ही कटाएंगे तो 11 तिया 3 और ये आपका आ जाएगा 5। अब इसके बाद क्या करते हैं कि आपको आपस में गुना कर देना है, क्योंकि 2 बच गया है तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 35 और 7 में गुना करके आप 2 से भाग लगा देंगे। जब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने 72 जो आएगा वो आ जाएगा 3.5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 73 देख लेते हैं। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? पाई का मान 22/7 रखना है। ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, और इसका मान दे दिया कितना? 72। अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास, दोनों जगह से r कॉमन कर लेंगे, पाई यहां बचेगा, पाई का मान आपको 22/7 रख देना है, प्लस यहां पर आपके सामने 2 रह गया और यहां पर बच गया 72। अब करना क्या है कि 22/7 में 2 जोड़ देना है। जब 2 जोड़ेंगे तो दोनों जुट के हो जाएगा 36/7। अब इसको क्या करना है आपको? ये भेज देना है आपको आरएचएस में। आरएचएस में भेजेंगे तो ये कंडीशन में 7 चला जाएगा ऊपर, और जो आपके सामने 36 आएगा ये आ जाएगा नीचे। अब 36 दूनी कट गया 72, 2 से इस 7 में गुना करेंगे तो 14 आएगा, मतलब यहां मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 73 का राइट आंसर। 74 के पास आ गए हैं हम लोग। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे हमारे सभी प्यारों। 74 भाग मत रे, आ जाओ। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल के अनुपात से अगर त्रिज्या तक जाना है, वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए ये तो आसान निकला क्वेश्चन। 75 किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? हम उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप खुद बनाएं, प्रयास करें और इसका आंसर अभी कमेंट में बताएं कि परिधि वृत्त का है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, सारे लोग जानते हैं, और इसका मान दे दिया 462। कैलकुलेशन करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से बता देंगे। 76 देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है उनकी त्रिज्या का अनुपात। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक वृत्त है दूसरे वृत्त से 16 गुना जब है, इसका मतलब कि पहला 1 हुआ, दूसरा 16। अब इसका आप निकाल लेना है त्रिज्या का, इसका वर्गमूल निकालिए। 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 16 का वर्गमूल हो गया 4, 1:4। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बढ़ेंगे आगे बी ऑप्शन के द्वारा। 77 आ गए हैं हमारे सभी भाइयों लोग। 77 का जवाब देंगे। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, उसका आयतन होगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र किसको याद नहीं है? सारी को याद है, याद होना चाहिए। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 78 देखते हैं। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, चलिए घन की बात मान लिए, में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जा सकता है तो गोले का आयतन लगभग होगा। अब देखिए, अगर
ये इस प्रकार से सपोजिट मान लीजिए कि घन है। अब इसमें से अगर आप एक गोला को ऐसे काट के निकालेंगे तो गोला का ये जो त्रिज्या होगा, क्योंकि व्यास तो इसका हो जाएगा जितना इसका किनारा है 14, तो त्रिज्या कितना होगा 7। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। तो पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू आपको 7 मिला, तो 7 को 3 बार आप इस तरीके से आराम से गुना कर लेंगे। तो देखिए एक 7 से 7 कट जाएगा और बाकी को अगर आप क्रॉस करके जब हल करेंगे तो 78 में जो आपके सामने एक राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग 1437। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर आएगा। पूर्ण रूप से नहीं कटेगा लेकिन इसका राइट आंसर लगभग 1437 के आसपास आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई है, उसकी त्रिज्या। अब गोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ गोले का क्या होता है, सब लोग जानते हैं, यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वैल्यू दे दिया है 144 पाई। अब इसी को आप कैंसिल कीजिए, यहां से आपको आंसर मिलेगा। देखिए पहले तो पाई से पाई हम कटा दिए, अब 4 से अगर कटाते हैं तो ये 144 कितना बार में कटता है, तो 4 तिहाई हो जाता है 12 और 6 चौके हो जाता है 24। अब आर स्क्वायर का मान हो गया 36, तो आर का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए 6 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर में। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको केवल भाग लगा देना है दोनों में। आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बटा में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है कितना, तो आधार जो होता है एक परिधि के बराबर होता है, मतलब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इस तरीके से। और इसका मान दे दिया है 1570 और ये आपके पास दे दिया है 314। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कट गया। अब यहां से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 से आप इसको गुना करके, मतलब 3 इधर आएगा तो ये गुना में इस तरीके से आएगा और जब इस पूरे कैलकुलेशन को आप करेंगे, काट-कूट करेंगे, तो 80 के सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग 15। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। कॉपी पर कटा के देखते रहिए, ट्राई करते रहिए, आपको ये आंसर मिलते जाएगा। 81 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। लंबवृत्तीय बेलन के सवाल हैं। आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन का सूत्र याद है हम लोग को। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो दिया गया हम लोग को किस ऑप्शन में। चलिए यहां पर बेलन के आयतन का सूत्र ही गलत है। चलिए यहां 1/3 काट देते हैं हम यहां पर। इसका राइट आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अगर 1/3 नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन 82 नंबर देख लीजिए। आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सूत्र है, सब याद करके जाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जो दिया गया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी जो होगा इसका 82 का राइट आंसर होगा। चलिए 83 आ गया है भाइयों सब। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो आयतन का अनुपात, देखिए आयतन का अनुपात निकालना काफी आसान है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे वाले का भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें त्रिज्या और ऊंचाई रख देने, पाई से पाई तो कट जाएगा, ये 1 1 2 2 मान सकते हैं आप इसको। अब क्या कीजिए, त्रिज्या लीजिए पहले वाले से। तो पहले वाले में त्रिज्या का अनुपात देखिए 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे आप, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, गुना h कितना है, h देख लीजिए। तो h का अनुपात यह है पहले वाले में 5 और बटा में आपको लिख लेना है पहले वाले की त्रिज्या 2, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। देखिए स्क्वायर करना है यहां पर। H2 का मान 3 है तो 3 रख दिए, तो आपके सामने आ गया ऊपर 5 और नीचे आ गया कितना 12, मतलब 5:12 मिल जाएगा। और ये मिला है किस ऑप्शन में, ये मिल रहा है हम लोग को सी ऑप्शन में। 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा।
अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए। 3 पाई का वैल्यूएशन होता है 22/7 और त्रिज्या आर का वैल्यू 7 है, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, एक 7 से 7 कटेंगे, सबको गुना करेंगे। चलिए एक छोटा सा यहां पर पाई का मान नहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी गलती हो गई, पाई का मान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय फिर से निकाल लेते हैं। ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए 3 आपके सामने 3 है और उसके बाद पाई जैसे है वैसे छोड़ दिए, पाई का मान नहीं रखना है। त्रिज्या का मान 7, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 49 से गुना कीजिए, 9 तिया 27 हुआ, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14, मतलब 147 पाई जो दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं पाई, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, नहीं दिया रहता तो रख देते। 85 देख लेते हैं। चलिए 85 का समझने का प्रयास करेंगे, क्या आंसर होगा। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन है। अब देखिए गोले की त्रिज्या आधी की गई है, मतलब पहला अगर 1 है तो दूसरा 1/2 हो गया, या ऐसे मान सकते हैं कि पहला अगर 2 है तो दूसरा वाला 1 हो गया, उसका आधा। तो मूल गोला तो 2 का क्यूब कीजिए, क्योंकि आयतन का पूछा है, तो उसका हो जाएगा 8 और 1 का हो जाएगा 1, मतलब 8:1 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 86 में आ गए हैं। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर सब लोग जानते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाता है। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी सीमा कौन सी है, वो है 30। सबसे छोटा चुनिए, सबसे छोटा मिला हमें 9, तो बताइए 30 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 21। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे, ऑप्शन डी। चलिए 86 आ गए हैं अगले क्वेश्चन में। 86 चलिए हो चुका है। 87 देखते हैं। x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य निकालने का तरीका, सबको जोड़ के उसी से भाग लगा दीजिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से भाग लगाइए सबको जोड़ के, x हो जाएंगे 5, 5x हो गए। अंक जोड़िए, अंक जोड़ते 3 6 9, 9 और 9 हो जाते हैं हमारे 18। 18 और 12 हमें जोड़ लेना है, तो 18 और 12 जब जोड़ते हैं तो आपके पास हो जाता है ये दोनों मिलके 30। अब देखिए ऊपर 30 में और 5 में कॉमन लीजिएगा, 5 कॉमन लीजिएगा तो x + 6 बचा और बटा में 5, 5 से 5 कटा दिए, x + 6 आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर नंबर 87 का। 88 यदि 6 8 9 x 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए माध्य, तो माध्य निकालने का तरीका, सबको जोड़िए और भाग लगाइए जितने हैं। तो यहां पर 5 है, 5 से भाग लगाइए और इसका वैल्यूएशन कितना है, किताब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 है, बराबर 10 कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 5 = 50, इसको जोड़ लेते हैं, x प्लस हो जाता है, तो ये सब जोड़ेंगे तो 13 और 9 हमारे पास हो जाते हैं, 13 और 9 हो जाते हैं, तो 13 9 हो जाएंगे हमारे सामने 22 और 8 6 14, दोनों को जोड़िए तो हो जाता है 4 2 6, उसके बाद 2 और 1 3, 36। चलिए ये मान अगर हम जोड़े तो आ गया मेरे पास कितना, 36 और बराबर में ये हो चुका है 50। अब 36 को 50 में माइनस कर देना है, तो 36 को 50 में जब माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 89 देख लीजिए। 89 में है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। इसका तो जवाब सब लोग दे पाएंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक हो गया। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है तो 3 आंसर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 90 देख लीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9। अगर ये सभी विषम संख्या है तो बीच वाला आंसर उसका माध्य हो गया, मतलब 5 इज राइट आंसर। नहीं तो फिर सभी को जोड़ के आप भाग भी लगा सकते हैं, सभी को जोड़िए 5 से भाग लगाइए वही आएगा। 91 देखते हैं। 91 है 1 4 1 5 12 का माध्य 9 7 है। अब देखिए इसको भी ऐसे ही करना है, इसके बटा में सबको जोड़ के 5 से भाग लगा के बराबर में क्या करना है 7। अब इसको सॉल्व कीजिए।
अगर ये जोड़ते हैं तो 12 5 17, 17 और ये दोनों मिलके हो जाते हैं 5, 17 5 हो जाते हैं 22, मतलब x प्लस हो गया है यहां पर 22 और ये 7 25 हो गया 35। अब 35 में से 22 ये वाला घटा देंगे, तो जैसे ही 35 में से 22 घटाएंगे आपको 13 मिलेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 92 देखते हैं। आपके सामने ये जो अंक है इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक तो काफी आसान है, सब लोग जानते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है, और सबसे अधिक बार इसमें 2 आया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 2। 93 देखते हैं। पहले बता चुके हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन बड़ी आसान होते हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर जाइएगा। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। अब सोचिए कि 52 पत्तों में इक्का कुल कितने होते हैं। इक्का की संख्या टोटल 4 होता है, कुल पत्ते हो गए कितने, तो कुल पत्ते हो गए हमारे पास 52। अब 4 से 52 घटाइए तो 13 चौके 52, मतलब 1/13 जो मिला है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी के साथ यहां चलेंगे आगे। 94 के पास। 94, एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यदि इच्छा निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता। तो काला न होने की प्रायिकता या तो वो लाल होगा या तो सफेद होगा। तो देखिए 8 और 5 हो गए आपके कितने, 8 5 हो गए 13। न होने की पूछा गया तो काला वाला को हटा दीजिए और टोटल अगर निकालते तो 13 और 2 हो जाते 15, मतलब 13/15 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 95 देखते हैं। 95 है, एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाला गया, ठीक है। तो निकाले गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता। तो न काला है न उजला है, इसका मतलब वो क्या है, वो कैसा है, तो लाल होगा। थोड़ा सा अर्थ को समझ जाएंगे समझ में आ जाएगा। तो लाल गेंदों की संख्या हो गया 4 और टोटल गेंद निकाल लीजिए, बटा में लिखिए। तो 3 4 7 7 5 12, मतलब 4/12 कटाइए तो 1/3 आया, जो मिला हमें ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 96, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा फेंका जाता तो टोटल 6 अंक आते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 या फिर 6। सम गिनिए, 1 2 3 सम है। टोटल कितने 6 होते हैं, तो 3 दूनी 6, मतलब यहां मिलेगा 1/2 जो दिया है ऑप्शन डी में। 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 आ गया आपके पास। 2 पासों को एक साथ उछाला गया। चलिए मान लिए दोनों पासा के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए 2 पासा को एक साथ उछाला गया तो टोटल संभावना मिल जाते हैं आपके कितने 36। अब दोनों पासा पर एक ही अंक आना है, मतलब दोनों पर 1 या 1 आएगा, 2 या 2 आएगा, 3 या 3 आएगा। इसी तरीके से टोटल अगर काउंट करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे कितने 6 की संख्या में, मतलब ऊपर हो गया 6। अब 6 से आप 36 को हटाइए, 6 बार में कटा, ऑप्शन मिला कौन सा, बी ऑप्शन। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। चलिए 98 को देख लेते हैं। किसी घटना की ई घटित होने की प्रायिकता पीई, तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए पीई अगर घटना की प्रायिकता है तो इसका मान 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, 1 से छोटा होगा या 1 होगा। और ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। गांठ बांधिए, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए किस नंबर तक आप 50 उत्तर का प्रश्न बता चुके थे, बना चुके थे, ये कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। 99, निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी घटना जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जिसका मान 0 से कम होगा वो, और जिसका मान 1 से ज्यादा होगा वो नहीं होगा। अब देख लीजिए कौन सा नहीं है। 0.8 होगा, 2.5, ये 1 से ज्यादा होगा, यही नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब आ गए हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपके होमवर्क में होता है HW में। जाते जाते इसका आंसर बताते जाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।